आज हम लोग वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एंगल बिटवीन वेक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग जब एंगल बिटवीन वेक्टर्स पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझना होगा कि दो वेक्टरों के बीच में जो एंगल होता है या तो उनके टेल और टेल ज्वाइन होने चाहिए, तब उनके बीच का एंगल हम लोग ले सकते हैं, या तो उनके हेड और हेड ज्वाइन होना चाहिए, तब हम दोनों के बीच में एंगल ले सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं दो वेक्टर है, यह ए है और यह बी वेक्टर है। दोनों का टेल ज्वाइन है तो दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, उसको हम लोग ले सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं यहाँ ए और बी के बीच में जो एंगल बना है वो थीटा है। यहां पर दो एंगल आपको मिल सकते हैं, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। समझ में आया? तो आपको छोटे वाले एंगल को प्रेफर करना है, बड़े वाले एंगल को नहीं लेना है। दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बन सकता है वो 0 to 180 डिग्री तक ही बन सकता है। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 180 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ में आ? अब यहां पर हम लोग समझ रहे हैं कि यहां पर देखिए दो वेक्टर का हेड और हेड क्या है, ज्वाइन है। तो आइदर हेड और हेड, आइदर टेल और टेल, तो हम लोग उस एंगल को काउंट करेंगे, तो ये एंगल हम लेंगे और जो पीछे वाला एंगल है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इस एंगल को काउंट करेंगे, थीटा को। समझ में आ गई? अब तीसरा जो कंडीशन हो सकता है, यहां पर आप देखिए प्रॉब्लम यहां पर आता है। क्या प्रॉब्लम आता है? ए का देखिए हेड और बी का देखिए टेल जो है वो ज्वाइंट है। ठीक, समझ में आ गई? और ये थीटा दिया हुआ है, तो क्या इसको हम वेक्टर का एंगल मानेंगे? तो जवाब होगा नहीं, ये हमारा वेक्टर का एंगल नहीं है। तो फिर अब इसका वेक्टर का एंगल कितना होगा? तो हमको देखिए ए और बी के बीच में ना एंगल निकालना है, ठीक है। और ये भी कंडीशन है कि या तो दोनों का टेल ज्वाइन होना चाहिए या तो दोनों का हेड ज्वाइन होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, यदि हम ए को पैरेलली शिफ्ट कर ले तो ना तो ए का हमने डायरेक्शन बदला है बाबू, और ना ही मैंने मैग्नीट्यूड बदला है, टेल से लेकर हेड तक का डिस्टेंस को बदला है। तो ए विल रिमेन्स ए, लेकिन हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो गया। कैसे? देखिए बी का टेल यही है, ए का टेल यही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलकर कितना बनेगा? पाई, यानी 180 डिग्री। ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो ए और बी के बीच में पाई माइनस थीटा के बराबर एंगल बन जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पर दो वेक्टर का एडिशन के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ है, तो इसमें आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। देखिए ए बी, मुझे तो लग रहा है कि ए बेवकूफ है। बेवकूफ इसलिए ए और बी दोनों बेवकूफ है। क्यों बेवकूफ है? अब बेवकूफ इसलिए है कि देखिए ए का हेड और ए के हेड पर बी ने अपना टेल रख दिया हुआ है, समझ में? तो दोनों के दोनों हमको बेवकूफ लग रहा है। अब चढ़ार कौन है? सी। क्यों? क्योंकि इसने ए के साथ अपने टेल के साथ टेल को ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पर, और बी के हेड के साथ अपने हेड को ज्वाइन किया हुआ। तो ये सी जो है वो मोर क्लेवरर देन ए और बी। तो दोनों का रिजल्टेंट कौन सा होगा? तो सी इज द रिजल्टेंट ऑफ बोथ ए एंड बी। समझ में? तो यानी कि ए प्लस बी करिएगा तो आपको सी मिल जाएगा। समझ में? इस वेक्टर का, जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में यदि कोई बात करें तो यहां से लेकर यहां तक का, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां से लेकर यहां तक का, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां से लेकर यहां तक का। समझ में? तो ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। अब कोई वेक्टर है, मान लेते हैं ए। देखिए ये 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है ईस्ट। तो यह एक वेक्टर हो गया, ठीक है। अब मेरा मन किया कि मैं 4 निकालू, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? जितना टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा उतना टाइम्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड 10 है तो 4a का मैग्नीट्यूड 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, ईस्ट का ईस्ट ही रह रहा है। तो यहां से हमें कंक्लूजन मिल रहा है कि यदि पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा उतना टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगा। यहां पर हम लोग देख रहे हैं ए और इसको आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ -2a, समझ में?
तो -2 से मैंने a में मल्टीप्लाई किया है, तो मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ही होगा। मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी निगेटिव, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 20। अब डायरेक्शन क्या हो गया, इसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, ए का डायरेक्शन ईस्ट है, तो -2 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ? मतलब यहां से कंक्लूजन ये मिल रहा है कि यदि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव रहेगा, उतना टाइम्स हो ही जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन पहले ईस्ट था वो क्या हुआ, डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। समझ में? तो ऐसे हम लोग समझेंगे। अब यहां पर देखिए फोर्स इज इक्वल टू दिया हुआ है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक वेक्टर है फोर्स, और वेक्टर किसके बराबर होगा, वेक्टर के ही बराबर होगा। तो फोर्स ये एक वेक्टर है, ठीक है, और एम में भी एक वेक्टर है, दोनों इक्वल वेक्टर है, इसलिए दोनों का मैंने डायरेक्शन सेम ले लिया है, और मैग्नीट्यूड भी टेल से लेकर हेड तक का दूरी भी क्या मैंने लिया, मैंने सेम ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर बराबर हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर तो बराबर हो गए, हमको चाहिए, हमको ये पता करना है कि फोर्स और एक्सेलरेशन। बार बार हमको बताया जाता था, पहले हम भी पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़ते होंगे कि फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि यह सेम क्यों होगा। तो एफ और ए में दोनों बराबर वेक्टर है, तो इसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर कर दिया। हमको ए चाहिए और एम में ए है, तो कैसे एम में से हम लोग ए निकाल सकते हैं, आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विथ 1/m। तो 1/m से एम में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो एम का जो डायरेक्शन है और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा, क्योंकि 1/m एम का जो डायरेक्शन होगा वो वही हो जाएगा, क्योंकि इस एम में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इसका होगा, भले मैग्नीट्यूड बदल जाएगा लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगा, क्योंकि एक एम में मैंने एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये कट कर क्या हो जाएगा ए। अब देखिए ये इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम हो गया, हम कर सकते हैं कि फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। समझ में? अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपके पास दो वेक्टर है, देखिए ये वेक्टर हो गया ए, ये वेक्टर हो गया बी, ठीक है, समझ में आ रही। अब चला कौन सा है, देखिए आर, ये दोनों का रिजल्टेंट हो गया, क्योंकि ये सी के हेड के साथ ये अपना हेड मिलाया हुआ है, और ए के मतलब ये दोनों हेड दोनों का मिला हुआ है, यहाँ टेल टेल मिला हुआ है, तो ये सबसे समझदार दिख रहा है। तो समझदार दिख रहा है तो ये रिजल्टेंट होगा किसका, ए और बी का। समझ में? और ए और बी यहाँ पर ये इसको आपको भूल जाना है, इसको देखना ही नहीं है, ए और बी है, इसका रिजल्टेंट ये आर है। तो इसका आर का हम लोग को मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, आर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को निकाला, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये यहां से लेकर यहां तक ए वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेल से लेकर हेड तक ही मैग्नीट्यूड होता है। समझ में आ रही? यहां से यहां तक हम लोग क्या ले सकते हैं, यहां से यहां तक ले सकते हैं, वो बी का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। समझ में? अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए ए और बी है, यहां पर देखिए इसका बी का टेल और ए का हेड आपस में ज्वाइन है, तो ये देखिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल नहीं होगा, कौन सा एंगल हो जाएगा, आगे वाला एंगल हो जाएगा, ठीक समझ में? ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब मेरा सारा फोकस है AC को निकालना, मतलब R के मैग्नीट्यूड को निकालना, तो इसी पर मेरा फोकस है। मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाया। क्यों किया ऐसा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है और फिर वहां से AC निकालने की संभावना उत्पन्न हो रही है। समझ में? अब यहां पर देखिए ये हम लोग लेते हैं पहले cos थीटा इज इक्वल टू R। देखिए ये क्या हो जाएगा, CD जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो cos θ इज इक्वल टू व्हाट, बेस मींस BD अपॉन हाइपोटेनस, 90 का अपोजिट है, ये हाइपोटेनस होगा, BD अपॉन B। तो BD इज इक्वल टू हम लोग कितना ले सकते हैं, B cos θ। तो यहां पर लिख दिया, यहां से यहां तक का लेंथ लिख दिया B cos θ, ठीक है। अब देखिए sin θ लेते हैं बाबू, तो परपेंडिकुलर CD अपॉन हाइपोटेनस, तो CD अपॉन क्या हो जाएगा, B, तो CD अपॉन B, तो CD इज इक्वल टू क्या, B sin θ, B sin θ। इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाइड में हो गया, तो CD इज इक्वल टू B sin θ हो गया। तो ये हो गया हमारा CD और ये हमारा हो गया हमारा B cos θ। अब हम लोगों को क्या निकालना है, AC निकालना है।
तो AC कैसे निकलेगा? सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहां पर यदि हम लोग क्या करेंगे, AD का स्क्वायर करेंगे प्लस CD का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमें AC के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब AD कितना है? AD इज इक्वल टू A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। तो A प्लस B cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? AD का स्क्वायर। CD इज इक्वल टू कितना है? CD इज इक्वल टू B sin थीटा का स्क्वायर ले लेंगे। समझ में? अब इसका R स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब यहां पर A स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2A इंटू B, 2A इंटू B, 2A इंटू B, 2AB हो गया। तो ये A प्लस B का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब कॉमन लेते हैं, ये A स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग एक तरफ कर देते हैं प्लस 2AB cos थीटा। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि B स्क्वायर यदि हम बाहर निकाल लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर क्या हो जाएगा? 1। तो हमारा क्या आ गया? A स्क्वायर B स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 हो गया, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। समझ में? अब ये R स्क्वायर हो जाएगा, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये रूट के अंदर चला जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा इतना है, तो R इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा हो गया। इसको समझना है कि यहां पर A क्या है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B क्या है? दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो क्या है? थीटा है। समझ में आ गई? तो जैसे मान लेते यहां पर देखिए, यहां पर A एक वेक्टर है, B एक वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बना हुआ है? 90 डिग्री बना हुआ है। तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो क्या नियम करता है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 16 हो गया, 4 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, प्लस 2AB, 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 24 cos थीटा। समझ में? 24 cos थीटा हो जाएगा। तो ये cos यहाँ पर थीटा कितना है? 90 डिग्री, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो ये कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट अंडर 25। समझ में? तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका 5 के बराबर हो जाएगा। मतलब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट अंडर पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में बनने वाला एंगल का cos थीटा हम लोग क्या कर सकते हैं? ले लेते हैं। समझ में? अब देखिए यहां पर मान लेते हैं कि R जो होगा वो दो वेक्टर के डिफरेंस के रूप में दिया होगा, तब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जैसे यहां पर R इज इक्वल टू A माइनस B है। ठीक है, तो हम लोग इसको प्लस के फॉर्म में पहले लिखेंगे क्योंकि प्लस वाले का फॉर्मूला तो हम लोगों को मिल गया ही, तो इसको पहले प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? A प्लस माइनस B वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए A और B के बीच में बनने वाला एंगल हम लोगों ने क्या ले लिया हुआ है? थीटा ले लिया हुआ है। यहां पर देख लीजिए थीटा हुआ है, तो माइनस बी वेक्टर कैसे होगा? माइनस बी वेक्टर कैसे होगा? -1 से मल्टीप्लाई करने पर। तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो जो मैग्नीट्यूड B का है वही मैग्नीट्यूड किसका होगा? -B का होगा। लेकिन केवल और केवल क्या हो गया? डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट हो गया। तो यहां पर A और -B के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा। हो गया? तो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा। A और -B के बीच में जो बनने वाला एंगल है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला क्या करता है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया बाबू, -B का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है, तो B का स्क्वायर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बना हुआ है A और -B के बीच में वो कितना बना हुआ है? पाई माइनस थीटा, तो cos पाई माइनस थीटा लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये फॉर्मूले पर पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो गया। तो क्या आ गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा? cos पाई माइनस थीटा मतलब क्या? माइनस cos थीटा आ जाता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -2AB cos थीटा। यानी कि दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड यदि निकालना चाहते हैं
तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर भी थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी ही है, ठीक है। यहां पर भी थीटा क्या है, ए और बी के बीच में एंगल, और इस डिफरेंस में भी ये थीटा क्या है, ए और बी के बीच में ही एंगल है। समझ में आया? तो यहां पर ये फॉर्मूला आ जाएगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 90 0, cos 120 -1/2, cos 180 -1। समझ में? अब देखिए मान लेते हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग को निकालना है। मान लेते हैं दो वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते दो फोर्स आपको दिया हुआ 10 और 10 न्यूटन का, तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री के बराबर बनेगा। ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, दोनों के बीच में ये एंगल 0 डिग्री के बराबर बनेगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कैसे हो जाएगा, a प्लस बी। यहां पर थीटा कितना ले लेंगे हम लोग, 0 डिग्री ले लेंगे। तो थीटा यदि 0 डिग्री ले लेंगे तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम कितना हो जाएगा बाबू, 20 न्यूटन हो जाएगा। मतलब दो फोर्स है 10 न्यूटन 10 न्यूटन, और रिजल्टेंट यदि मैक्सिमम हम लोगों को चाहिए तो दोनों के बीच में जो एंगल हम लोगों को लेना है वो 0 डिग्री के बराबर लेना है, तभी रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाएगा। और वो मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा, पहले का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड। समझ में? और दो वेक्टर का रिजल्टेंट का यदि मिनिमम लेना है तो दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। यही रिजल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, नहीं इतना नहीं, बहुत ज्यादा हो जा रहा है।